बीए पार्ट वन में पढ़ने वाले और इस साल पार्ट वन की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि बीए पार्ट वन के जो आपके सब्जेक्ट होंगे वह पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होगा, राजनीति शास्त्र होगा। जो सब्सिडरी के रूप में जो भी विद्यार्थी रखे हुए हैं पार्ट वन के पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी है जिनका, उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पे मात्र 11 प्रश्नों को हम गेस किए हुए हैं और इसी 11 प्रश्नों के माध्यम से यदि आप मेरे चैनल में इसका आंसर भी सर्च करते हैं तो आंसर भी मिलेगा और आप बेहतर ढंग से तैयारी करके आप परीक्षा को भली भांति बेहतर बना सकते हैं। और मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का प्रयास करें। तो आज हम लोग यहाँ सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंत अनुशासनिक उपागम का परीक्षण करें। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंत अनुशासनिक उपागम, यानी कि राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो अंत अनुशासनिक उपागम है, इस अंत अनुशासनिक उपागम की व्याख्या करने की बात यहाँ की गई है। तो यह आप निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इस प्रश्न का उत्तर अगर आप मेरे चैनल में सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा और आप अपने से भी तैयार कर लेते हैं तो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी तरह आप अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो जैसे देख रहे हैं दूसरे प्रश्न को आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे सामने नजर आ रहा है कि दूसरा प्रश्न में जैसे है कि औचित्य क्या है, औचित्य क्या है, और इसके साथ और भी बातें जोड़ी गई है इस प्रश्न में, क्योंकि सभी प्रश्न तो आपके दीर्घोत्तरीय ही होंगे, 5 प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे औचित्य क्या है, जिसमें सत्ता और औचित्य के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है कि सत्ता और औचित्य के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यह समझने की बात है कि सत्ता और औचित्य को आप समझेंगे तो आप बेहतर ढंग से सत्ता और औचित्य के अंतरों को भी समझ सकते हैं। इसमें सत्ता के बारे में आपको समझना होगा, सत्ता क्या होता है, सत्ता क्या है, इसके बाद आप औचित्य के बारे में समझेंगे और दोनों बातों को जब आप समझ पाएंगे तो आप इसके डिफरेंसेस हैं उसको भी आप स्पष्ट कर पाएंगे। फिर आप देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा है, इस तीसरे प्रश्न में जैसे आपको दिया गया है कि मार्क्सवाद के साम्यवादी विचार की व्याख्या करें। तो मार्क्सवाद का जो विचारधारा है, मार्क्सवाद के विचारधारा में साम्यवादी विचारधाराएं जो है, इस साम्यवादी विचारों की व्याख्या करने की बात की गई है कि मार्क्स के द्वारा, मार्क्सवाद जो है यह मार्क्स के द्वारा दिए गए जो विचार है, इसमें सभी विचारों में जो भी मार्क्स ने अपने विचार को स्पष्ट किया है उसमें साम्यवादी विचार क्या है, इस साम्यवादी विचार की उल्लेख करना है, साम्यवादी विचार की व्याख्या करना है। तो इस संबंध में इस तीसरे प्रश्न को लिया गया है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि चौथे प्रश्न को जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ नजर आ रहा है, चौथा प्रश्न, इस चौथे प्रश्न को जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी अवधारणा की व्याख्या करें। अब देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को कई बार देख चुके हैं, आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जो अवधारणा लिया था, सत्य और अहिंसा पे जो उन्होंने विश्वास रखा था, सत्य और अहिंसा के विश्वास के माध्यम से गांधी जी ने किस तरह के देश को आज़ाद कराने में अपने भूमिका को निर्वहन किया, इन तमाम बातों का जिक्र आप इस प्रश्न के उत्तर में देख सकते हैं। जैसे मैं पीछे भी बताया इस बात को कि आप मेरे चैनल में इस प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मैं लोड किया हूं। फिर आप देखिए यहाँ आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा है। अगला प्रश्न में जैसे 5वें प्रश्न के रूप में आपको नजर आ रहा है कि समानता के कानूनी, समानता तो समझते हैं, समानता के कानूनी और राजनीतिक संबंधी अवधारणा की व्याख्या करें। तो समानता यदि है तो समानता के कानूनी रूप को दिखाना है, समानता के राजनीतिक संबंधों को दिखाना है। तो कानूनी और राजनीतिक संबंधों की अवधारणा की यहाँ दोनों को साथ साथ जो व्याख्या करने की बात की गई है, तो इसकी व्याख्या करना है कि समानता का कानूनी और राजनीतिक संबंध क्या है। तो कानूनी और राजनीतिक संबंध की अवधारणा की व्याख्या करने की बात की गई है, तो इसकी व्याख्या करना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगला प्रश्न जो छठवें के रूप में आपको मिलेगा। छठा प्रश्न जो है यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आपका 5वां प्रश्न ही टाइप किया गया है। तो यहाँ
न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय धारणा के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। न्याय से आप क्या समझते हैं और न्याय धारणा के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सबसे पहले न्याय धारणा के विभिन्न रूपों को आप तब समझेंगे कि जब आप यदि न्याय के बारे में समझते हैं, न्याय क्या है, न्याय से आप क्या समझते हैं, यानी न्याय से आप क्या समझते हैं का मतलब आप समझ रहे हैं कि न्याय के बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। न्याय क्या चीज़ है, न्याय से और इसके न्याय के जो विभिन्न धारणा है, न्याय के संबंध में विभिन्न रूप है, इस विभिन्न रूपों की व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ छठे प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे अगले प्रश्न के रूप में, यानी छठा प्रश्न ही लिया गया है, तो छठा प्रश्न के रूप में देखेंगे यहाँ जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि समानता का परिचय दीजिए। समानता आप देख रहे हैं कि समानता, इसके पहले भी एक प्रश्न था आपका समानता के संबंध में। यहाँ समानता के परिचय की बात की गई है कि समानता का परिचय आपको देना है, और समानता के परिचय के साथ आपको यह दर्शाया गया है कि समानता के परिचय देने के साथ न्याय में इसके संबंध की विवेचना करने की बात की गई है कि न्याय में इसके क्या संबंध है। तो समानता से आप क्या समझते हैं, न्याय में इसके क्या संबंध है, इस बातों को जिक्र किया गया है। तो समानता संबंधी जो प्रश्न है यह अति ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में यह प्रश्न आने का बहुत ही ज़्यादा चांस दिख रहा है मुझे। फिर आप देखेंगे अगले प्रश्न को जो सातवें रूप में, यहाँ सातवें प्रश्न के नंबर के रूप में यहाँ टाइप किया गया है। इस सातवें प्रश्न में आपको नजर आ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत, आप समझ रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों के माध्यम से अलग अलग विचारधाराओं का वर्णन किया गया है, जिसमें आप दैवी सिद्धांत की बात समझते हैं, विकासवादी सिद्धांत की बात समझते हैं। तो यहाँ दैवी सिद्धांत का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ विकासवादी सिद्धांत का बात किया गया है कि विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करने की बात की गई है। तो विकासवादी सिद्धांत की विवेचना आप कैसे करेंगे, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगा। आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ जो स्क्रीन पे आपके अगले प्रश्न का यहाँ जो नंबर दिख रहा है 8वें नंबर के रूप में, कि 8वें नंबर में जैसे है कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ संबंध का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे, राजनीतिक विज्ञान के स्थितियों को जानेंगे। इसके बाद आपको यह समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है सभी विषयों से है, वह चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे वह भूगोल हो या कोई भी विषय हो। राजनीतिक विज्ञान का संबंध हर एक विषयों से है। तो यहाँ पे आपको जिक्र करना है अर्थशास्त्र और इतिहास के संबंध के साथ यहाँ जिक्र करने की बात की गई है कि दोनों के बीच में जिक्र करें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिख रहा है यहाँ जो स्क्रीन पे अगला प्रश्न के रूप में आपको मिलेगा कि संप्रभुता के बहुलवादी विचारधारा का वर्णन करें। संप्रभुता आपको समझने की जरूरत है, संप्रभुता है क्या, और संप्रभुता को यदि आप समझ लेते हैं तो संप्रभुता में जो सिद्धांत है, या सिद्धांत में आपको दिखाया गया है कि बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी विचारधारा। तो इस बहुलवादी विचारधारा का वर्णन करना है। तो संप्रभुता, सोवर्निटी जिसको कहा जाता है, यह क्या है। जैसे आप समझ रहे हैं कि राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जो जरूरी होता है, इसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संगठित सरकार, और उसमें चौथा जो हिस्सा होता है वह होता है संप्रभुता। उसी संप्रभुता की बात यहाँ पे की गई है कि संप्रभुता के बहुलवादी विचारधारा का वर्णन करना है, कि संप्रभुता के बहुलवादी विचारधारा का वर्णन करें। इसके बाद के प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो 10वें प्रश्न के रूप में है कि कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं का वर्णन करें। आप सबसे पहले राज्य की परिभाषा को समझेंगे, राज्य क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य को समझ लेते हैं तो इसमें आपको यह बात समझने की जरूरत हो जाती है कि राज्य का जो रूप है इसमें कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाता है, यानी कि कल्याणकारी राज्य के विशेषता की यहाँ पे विवेचना करना है कि कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या है। तो इस कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं को लिखना है, इसको समझना है। और यह भी प्रश्न आपको मेरे YouTube चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च करके इसको भी खोज सकते हैं, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसके बाद के प्रश्न को अगर आप देखेंगे यहाँ जो अंतिम प्रश्न के रूप में है, और यह अंतिम प्रश्न क्योंकि इसमें हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंतिम प्रश्न के रूप में आपका है कि समानता के आर्थिक तथा सामाजिक आयामों का वर्णन करें। तो समानता के जो आर्थिक स्थिति है, समानता क्या होता है, इसके सामाजिक आयाम क्या है, इसके आर्थिक आयाम क्या है, इन दोनों आयामों के जिक्र आपको करना है कि समानता के सामाजिक और आर्थिक आयाम से आप क्या समझते हैं। समानता के आर्थिक और सामाजिक आयाम जो है इसका वर्णन करने की बात की गई है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे 11 प्रश्न और 11वां प्रश्न आपके लिए
जो कुल मिलाकर एक नंबरिंग के कारण यह 12 प्रश्न है। 12वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको एक बार बोलना चाहता हूं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल।